नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 8 वर्षों में मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किया है काम। इन प्रयासों में नवीनतम तकनीक को एकीकृत करना, बुनियादी ढांचे का विकास और मछुआरों को अधिक ऋण सुनिश्चित करना है शामिल। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की है परिवर्तनकारी योजना। लाभार्थी किसानों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई। शुरुआत में ये संख्या 3.16 करोड़ थी। 3 वर्षों में 3 गुना से अधिक हो चुकी है वृद्धि। मध्य प्रदेश मुरैना में इफ्को द्वारा आयोजित मोतियाबिंद शिविर के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, इफ्को प्रधानमंत्री की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। किसान 225 रुपए की नैनो बोतल से ले सकते हैं बेहतर फसलें। मौसम विभाग ने कहा, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बने कम हवा के दबाव के प्रभाव से दक्षिणी तट पर हो सकती है तेज बारिश। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और श्रीलंका के तटों पर न जाने की दी गई सलाह। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए काम किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इन प्रयासों में नवीनतम तकनीक को एकीकृत करना, बुनियादी ढांचे का विकास और मछुआरों को अधिक ऋण सुनिश्चित करना शामिल है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा मत्स्य पालन दिवस इस बार केंद्र शासित प्रदेश दमन में मनाया गया। स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय के सचिव जितेंद्र नाथ स्वाइन ने किया। इनके साथ एनडीएफबी से सुमना सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मत्स्य पालन से जुड़ी अनेक योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ मछुआरों ने मत्स्य विकास के अपने अनुभव भी बताए। मत्स्य पालन में जिन राज्यों और जिलों ने अच्छा कार्य किया है, उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2020-22 की हैंडबुक का विमोचन किया गया। 100 मछुआरों पर लिखी सुपर सक्सेस पुस्तक का विमोचन भी किया गया। मत्स्य और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा की गई सागर परिक्रमा के बारे में जानकारी दी गई, जिसके कारण समुद्री किनारों को स्वच्छ रखने सहित छोटे मछुआरों के अनेक समस्या के समाधान का रास्ता बना। मत्स्य पालन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के अनेक स्टॉल भी लगाए गए, जहां मत्स्य पालन मंत्रालय के सचिव ने मुलाकात करके जानकारी ली। हम छोटे फिशरमैन का प्रोटेक्शन करेंगे और हार्वेस्ट जो है समुद्र का हार्वेस्ट का इसका कंजर्वेशन करेंगे। इसको एक रिस्पॉन्सिबल मेथड में फिशिंग कराएंगे। तो ये उस दिन को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है, इंडिया में मनाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं और हर स्टेट में भी स्टेट डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट्स इसको पालन करते हैं। और श्रृंखला में हम लोग कुछ स्टेट्स को जो अच्छे करते हैं फिशरीज सेक्टर में और एक्वाकल्चर सेक्टर में, स्टेट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज, इसको अवार्ड देकर प्रोत्साहित कराते हैं। हमारा जो आप देखेंगे लास्ट 8 साल में हमारा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 10% रेट में ग्रोथ हो रहा है। आजकल 16.2 मिलियन टन्स है, बोथ मैराइन एंड इनलैंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। और हमारा टारगेट है 2025 तक हम 22 मिलियन टन में पहुंचेंगे और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम उस लेवल में पहुंचेंगे। कर्नाटका को बेस्ट मरीन स्टेट का अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फिशरीज डे पर। और हमारे यहाँ हमने फिश प्रोडक्शन 5 लाख मेट्रिक टन से 10 लाख मेट्रिक टन किया है। तो इसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है और हमें अवार्ड दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हमें ऑलमोस्ट 700 करोड़ का लाभ दिया गया है, सैंक्शन हुए हैं फंड्स। और इसकी वजह से काफ़ी सारे पोर्ट के वर्क्स हमारे चले हुए हैं, तो इसलिए अवार्ड दिया गया है। मैं भारत सरकार के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।
पीएम किसान योजना भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की एक मुख्य योजना है। किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई ये महत्वाकांक्षी योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। ये योजना करोड़ों किसानों तक लाभ पहुंचाने में सफल रही है। पीएम किसान के तहत लाभान्वित की संख्या अब 10 करोड़ किसानों को पार कर चुकी है। शुरुआत में ये संख्या 3.16 करोड़ थी। इसमें 3 वर्षों में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। योजना में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों का eKYC और आधार पेमेंट ब्रिज का उपयोग कर भुगतान भी शुरू किया गया है। इस पहल से उन किसानों को बाहर निकालने में भी मदद मिलेगी जिनकी बीच में ही मृत्यु हो गई थी या फिर उन्हें अपनी जमीन को बेचना पड़ा और इस बीच योजना के तहत निर्धारित तरीके से बाहर जाने के मानदंड में प्रवेश कर गए हों। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इफ्को द्वारा आयोजित मोतियाबिंद शिविर के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इफ्को प्रधानमंत्री और भारत सरकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 225 रुपए नैनो की बोतल से हम रासायनिक उर्वरकों से बेहतर फसलें ले सकते हैं। अगर हर कृषक नैनो जैविक खेती का उपयोग करें तो विदेशों को भेजी जा रही 2,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचा लेंगे। ये पैसे सड़क, पुल पुलिया सहित अन्य विकास कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बने कम हवा के दबाव के आज शाम तक उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने का अनुमान है। ये कल सुबह तक दक्षिणी आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी तटों की ओर बढ़ने तथा धीरे धीरे कमजोर होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके प्रभाव से उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट तथा पड़ोसी रायलसीमा क्षेत्र में अनेक स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। मछुआरों को कल तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और आसपास के पश्चिमी मध्य क्षेत्रों, मन्नार की खाड़ी और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा श्रीलंका के तटों पर न जाने की सलाह भी दी गई है। कम हवा का ये दबाव इस समय कराईकल के पूर्व उत्तर पूर्व में 470 किलोमीटर, मछलीपट्टनम के दक्षिण पूर्व में 550 किलोमीटर और चेन्नई के पूर्व दक्षिण पूर्व में 420 किलोमीटर दूरी पर केंद्रित है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री की अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ललितपुर में झील उद्धार का काम हुआ है, जिसके बाद वहां के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें बहुत लाभ हुआ है और अब पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा है। किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। यहाँ पौधरोपण का काम भी हुआ है। वहां के लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। हम लोगों को पानी मिल रहा है, जरीका खूब होगा। हम लोग सब फसल में बटरी, चना, मसूरी, गेहूँ सब कुछ सुविधा हो गई। सब लोग नहा रहे, ढूर बछू पानी होगा और किसानों को बहुत आमदनी हो गई इससे। पहले तो सर यहाँ से बहुत ज्यादा बदलाव आया। पहले यहाँ कोई नहीं आता था। अब हम लोग कहीं भी जाती उम्र जाते थे, पहले बर्थडे मना लिया, यहीं पर आते हैं। कुछ भी होता है मन का प्रोग्राम, कहीं पे बर्थडे होता है, पानपुर में कुछ भी अगल बगल गाँव पूरे सब यहीं पर आते हैं। कोई कहीं नहीं, बहुत अच्छा लगने लगा। यहाँ सबको लाभ है, हर चीज बात है, सुविधा है। प्रधान जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मोदी जी हैं, इनने इतना बदलाव कर दिया कि गरीबों की रक्षा की, चलते फिरते और सुंदर हर जगह करवा दिया। इनने सब शुभ काम किया। आज अच्छा लग रहा मुझे। 84 बार देखते तो नहीं ऐसा हुआ जो आज मोदी जी ने अच्छा किया है। साहब तमाम सैलानी आसपास के क्षेत्रों से यहाँ आएंगे, इस अमृत सरोवर का लुत्फ भी उठाएंगे और काफी अच्छा भी लगने लगा है पहले की अपेक्षा। प्रधानमंत्री जी ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है अमृत सरोवर, इसके तहत हमने जो काम किया उसको हमने नाम दिया है महाराजा माता सिंह अमृत सरोवर का जीर्णोद्धार कार्य। उसमें हमने पेवर ब्रिक्स का काम किया है, बैठने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था की है, पौधरोपण किया है और इसके अलावा हमने ये घास भी लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। तालाब का हमने गहरीकरण का भी काम किया है ताकि पानी अधिक से अधिक हमारे जो बाहरी पर्यटक आते हैं उसका उपयोग कर सकें, उसकी सुंदरता से रूबरू हों। राजधानी नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान परिसर में इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एवं टेक्नोलॉजी फेयर एग्रो वर्ल्ड 2022 का शानदार समापन हो गया है। 3 दिन तक चले इस कृषि महाकुंभ में तकरीबन 25 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की एग्रो वर्ल्ड 2022 के शिल्पकार व इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान से।
राजधानी नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर एग्रोवाइज 2022 का शानदार समापन हो गया। इसके अंदर कई देशों की कंपनियां और स्टेक होल्डर्स ने न केवल भाग लिया बल्कि कृषि क्षेत्र में किस तरह नवाचार किया जा सकता है, भारतीय किसानों को किस तरह आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाया जा सकता है, इस तरह के कई विकल्प भी सुझाए गए। अभी इस विषय पर बात करने के लिए इसके आयोजक डॉक्टर एमजे खान मौजूद है। सर, अगर बात करें इसकी सार्थकता की, सफलता की और किसानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातों की, तो कितना सार्थक रहा है सम्मेलन? मेरी समझ से एग्री बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब तक जो सम्मेलन होते थे वो एग्रीकल्चर पे होते थे, पहली बार हमने भी एग्री बिजनेस का एक सम्मेलन किया है जिसमें कोई 26-27 देशों के प्रतिनिधि आए और तमाम इंडस्ट्री के सीईओज आए और जोर इस बात पे रहा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सके, नेशनल इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स की जा सकें और बिजनेस का कंसेप्ट ताकि ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिले किसान को और उनको अपने मेहनत का ज़्यादा लाभ मिले। दूसरा जो इसमें था एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस का सम्मेलन, जिसमें बैंकों के साथ में और बड़ी कंपनी के साथ में एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट किया है कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वो ज़्यादा पैसा उठा सकें, बड़े प्रोजेक्ट लगा सकें और अगले कल के एक बड़े उद्योगपति बन के उभरें। सर, अगर बात करें पहला FPO समिट और पहला ABC समिट इसके दौरान आयोजित हुआ, तो किसानों की लिंकेज, उनको कनेक्टिविटी और मार्केट के साथ साथ बिजनेस प्रोवाइड करने में कितना सार्थक रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? मुझे लगता है कि मैसेज गया है पूरी दुनिया भर में, चूंकि बहुत कम्युनिकेशन गया है, सारी एम्बेसी के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ, इसलिए लोग भी आए हैं और इस मैसेज को बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी कि भारत की कृषि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि है, इसमें निवेश के संभावनाएं बहुत हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के दौर में भारत एक अग्रणी भूमिका में निकल के आ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर है देश का, उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट दिलाने की बात बार बार होती रहती है। इस तरह के मेलों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश और निर्यात दोनों को बढ़ाने की कितनी संभावनाएं लगती हैं? हमारा अभी जो निर्यात है वो 2%, 2.25% के बीच चल रहा है, तो इसको 2.25 से 4.5 से 9% करने की गुंजाइश पूरी है। तो ये इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान, जिनका मानना है कि वर्ल्ड एग्रो फूड 2022 के आयोजन से एक और जहां भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कृषि तकनीक और मशीनरी से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है, वहीं कृषि से जुड़े स्टेक होल्डर्स को और कंपनियों को रोजगार, व्यापार और कारोबार के संदर्भ में अपना व्यवसाय बढ़ाने का सुनहरा अवसर भी मिला है। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ में OP यादव, DD न्यूज, पूसा, नई दिल्ली। OP यादव की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग ने पिछले वर्ष की अपेक्षा सब्जियों का अनुदान देने की प्रक्रिया को दुगना कर दिया है। पिछले वर्ष जहां 3000 हेक्टेयर भूमि पर खेती के लिए 600 लाख रुपए का बीज निःशुल्क दिया था, वहीं इस वर्ष सब्जी उत्पादन के लिए 1200 लाख रुपए का बीज निःशुल्क वितरित किया गया है। उद्यान निदेशालय ने बताया कि 2021-22 में प्रदेश के 42 जिलों में 3000 हेक्टेयर खेत में सब्जी उत्पादन के लिए 600 हेक्टेयर खेत में सब्जी उत्पादन के लिए 600 लाख रुपए का बीज किसानों को निःशुल्क दिया गया था। वहीं 2022-23 में 45 जिलों में 6000 हेक्टेयर भूमि पर सब्जी उत्पादन के लिए 1200 लाख रुपए का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। जौनपुर, बांदा, उन्नाव ऐसे जिले हैं जिन्हें पिछले वर्ष अनुदान नहीं मिला था, लेकिन इस वर्ष इन्हें भी 24 लाख और 32 लाख रुपए का बीज उपलब्ध कराया गया है। इसमें सबसे ज्यादा 23 लाख रुपए का बीज प्रयागराज और सहारनपुर को उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा निःशुल्क बीज जिन जिन जिलों को मिला था उनमें गाजीपुर को 21 लाख, कौशाम्बी को 22 लाख, सुल्तानपुर को 20 लाख, गोरखपुर को 20 लाख, झांसी को 20 लाख, अयोध्या को 20 लाख, हाथरस को 20 लाख, मैनपुरी को 20 लाख, सीतापुर को 20 लाख रुपए का अनुदान मिला था। इस वर्ष सर्वाधिक अनुदान 40 लाख रुपए मिर्जापुर, बाराबंकी और राय बरेली को मिले हैं। इसके अलावा सहारनपुर, मेरठ को 34 लाख रुपए का अनुदान मिला है। उन्नाव, सीतापुर, मुरादाबाद, गाजीपुर को 32 लाख रुपए का अनुदान मिला है। उल्लेखनीय यह है कि लौकी, तोरई, करेला आदि सब्जियों का बीज उद्यान विभाग किसानों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराता है। और अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 19 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2660 रुपए,
21 नवंबर को इसके भाव में 70 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 2,590 रुपए पर। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 19 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,447 रुपए। 21 नवंबर को इसके सौदे 253 रुपए चढ़कर 2,700 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में 19 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2,475 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 5 रुपए बढ़कर 2,480 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 21 नवंबर को गेहूं का भाव 10 रुपए बढ़कर 2,500 रुपए से 2,510 रुपए हो गया। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 4,04,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 45,21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 41,17,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदों में मिला जुला रुख रहा। गुजरात की धोराजी मंडी में भाव बढ़े तो वहीं राज्य की ही जैतपुर मंडी में सौदे नरमी के साथ हुए। एक्वाक नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 19 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,355 रुपए। 21 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,380 रुपए। जबकि राज्य की ही जैतपुर मंडी में सोयाबीन की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 19 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,405 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 50 रुपए टूटकर 5,355 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 19 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 5,300 रुपए। 21 नवंबर को इसके सौदों में 41 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,341 रुपए पर। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भी सोयाबीन का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहां 19 नवंबर को इसका भाव रहा 5,275 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 88 रुपए चढ़कर 5,363 रुपए हो गया। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,28 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,29,95,000 टन रही थी। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में चने की बुआई करें, किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं, यहीं धान की कटाई कर ले। अभी तिल की बुआई करें, साथ ही उड़द और काबुली चने की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश में मूंग भी बोए। इसके अलावा गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं, वहाँ मक्के की बुआई करते रहें। इसके साथ ही नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। आंध्र प्रदेश में केले के खेत में सिंचाई करते रहे। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। किसान कपास के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करे। कर्नाटक में ज्वार की बुआई करे, साथ ही कुसुम की बुआई भी कर ले। कुसुम के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। यहीं काबुली चने की बुआई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। किसान अरहर के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करे। अरहर के खेत में निराई करते रहे, वहाँ मूली की रुपाई कर ले। इसके अलावा टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। कर्नाटक में फूल गोभी और बीन्स की बुआई करें। इसके साथ ही गन्ने की कटाई करते रहे। गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किसान गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इस समय प्याज की खुदाई कर ले।
किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान